ऑफ द बेड एलिवेटेड 45 डिग्री या फिर फॉलोअर्स पोजीशन। तो यहाँ पर सबको पता है एनीमा देने के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर क्या होगी, लेफ्ट सिम्स पोजीशन। फीकल इम्पैक्शन को क्या करना है, मैनेज करना है एनीमा देके, क्लिनजिंग एनीमा देके। तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन होगी, लेफ्ट सिम्स पोजीशन। नेक्स्ट वन, वेरिएशन इज अ टीचिंग स्किल यूज्ड इन। वेरिएशन टीचिंग स्किल वेरिएशन है जो कौन सी टीचिंग स्किल मेथड में यूज़ किए जाएंगे, प्रोजेक्ट, कॉन्सेप्ट मैपिंग, माइक्रो टीचिंग या फिर काइनेस्थेटिक टीचिंग। तो यहाँ पर वेरिएशन यूज़ किए जाएंगे माइक्रो टीचिंग में। चेंजेबल आप वेरिएशन किस में कर सकते हैं, माइक्रो टीचिंग में। नेक्स्ट है, द SWOT एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज फॉर असेसिंग फॉलोइंग विच 4 एस्पेक्ट। SWOT एनालिसिस SWOT ये यूज़ किया जाता है बिजनेस में या फिर कोई आप एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कुछ अपना नया काम करने वाले हों इसके लिए। तो यहाँ पर SWOT का मतलब क्या है, स्पीड, वांट्स, ऑर्डर, टाइमिंग, स्ट्रक्चर, वर्कफोर्स, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, साइन, वरीज, ऑब्जेक्टिव, टेक्निक। तो SWOT एनालिसिस जैसा मैंने कहा बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मेन काम होता है स्ट्रेंथिंग। क्या होगा, स्ट्रेंथिंग, मतलब ये हो गया। स्ट्रेंथिंग का मतलब है कि आप किस चीज़ से अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकते हैं। वीकनेस मतलब कहाँ से आपका डेटा लीक हो सकता है, क्या क्या है जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अपॉर्चुनिटी, मौका देख के बहुत सारे, यदि जिसका होलसेल का बिजनेस है, कोई भी ऑफ़र वगैरह चले तो बहुत ज़्यादा मौका देख के यहाँ पे ये कह सकते हैं डिस्काउंट लगा के चीज़ें सेल कर दी जाती हैं। थ्रेट्स का मतलब है कि यहाँ पर डर रहता है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं या फिर जो हमारे अपोनेंट हैं वो हमारे लिए किसी अलग तरीके का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो बिजनेस में ये चीज़ें होती हैं। तो क्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। नेक्स्ट वन, द मेथड ऑफ पेशेंट असाइनमेंट फोकस ऑन द पेशेंट जियोग्राफिक लोकेशन फॉर स्टाफ असाइनमेंट। तो यहाँ पर कौन सी मेथड है, मेथड ऑफ पेशेंट असाइनमेंट है जो कि पेशेंट की जियोग्राफिकल लोकेशन पर बेस्ड होगी। टीम नर्सिंग, मॉड्यूलर नर्सिंग, प्राइमरी नर्सिंग या फिर केस मैनेजमेंट, कौन सी मेथड होगी, यहाँ पे आप लोग भी मार्क कीजिए। तो यहाँ पर टीम मेथड तो नहीं होगी क्योंकि पेशेंट बेस्ड है, ये होगी आपकी मॉड्यूलर नर्सिंग। कौन सी, मॉड्यूलर नर्सिंग। फिर है यहाँ पर इन मटेरियल मैनेजमेंट, द पीरियड इन डे दैट elapse बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द स्टोर्स इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट में ऐसा टाइम पीरियड बताना है आपको जहाँ पर ऑर्डर रिसीव हो, कहाँ पर, स्टोर में। यहाँ पर आपका ऑर्डर प्लेस हो और साथ में रिसीव हो स्टोर में। तो क्या, लीड टाइम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव सर्वे या फिर रिकॉर्डर टाइम, तो ये कहलाता है लीड टाइम। ऐसा टाइम आपको बताना है, पीरियड इन द डे दैट elapses बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द स्टोर। आपका ऑर्डर प्लेस हुआ और स्टोर तक रिसीव हो गया तो कहलाता है आपका लीड टाइम। क्या होगा, लीड टाइम। नेक्स्ट वन, अ क्लिनिकल और केयर पाथवेज इन नर्सिंग एंड प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन। तो क्लिनिकल और केयर पाथवे है, यदि नर्सिंग में प्रिपेयर्ड किया गया तो क्या, कौन सा बेस्ट होगा, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड या फिर आउटकम। क्या निकल के आएगा क्लिनिकल और केयर पाथवे में। तो यहाँ पर क्लिनिकल में आपका होगा जितने ज़्यादा मरीज होंगे जितने ज़्यादा आप यहाँ पर बेस्टली प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कर सकते हैं वो आपकी क्लिनिक में नहीं होगी। नेक्स्ट वन, द एक्सपेंशन ऑफ PDCA एंड इंटरेक्टिव 4 स्टेप मैनेजमेंट मेथड इज। तो मैनेजमेंट की 4 स्टेप मेथड है, क्या है, प्लान, डू, चेक, एक्ट, प्रोपोज टू, चेक, एक्ट, प्लान, डू, क्लैरिफाई, एक्ट या फिर प्लान, डिसाइड, चेक, एक्ट। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की जो 4 स्टेप मेथड है, इंटरेक्टिव 4 स्टेप मैनेजमेंट मेथड है, वो होगी प्लान, डू एंड चेक एंड एक्ट। प्लान करना है, फिर करना है वही काम, फिर उसको चेक करना है एंड देन एक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लान, डू, चेक, एक्ट। नेक्स्ट वन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एक्सपीरियंसिंग एन अस्थमा अटैक। यदि मरीज को अस्थमा अटैक आया हुआ है तो आपका प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा? एडमिनिस्टर ओरल फ्लूइड्स, प्रोवाइडिंग हाई फ्लो ऑक्सीजन चाइल्ड, इनकरेजिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एडमिनिस्टर इन्हेलर्स। यहाँ पे आप क्या करेंगे? यदि आपके मरीज को अस्थमेटिक अटैक आया, अस्थमा अटैक आया है, तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? ओरल फ्लूइड देंगे क्या? नहीं। हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे, इनकरेज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एडमिनिस्टर ब्रोंको डायलेटर। तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन भी देंगे तो वो अंदर जा ही नहीं पाएगी क्योंकि स्पाज्मोटिक कंडीशन डेवलप है। तो यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी होगी ब्रोंको डायलेटर्स देना। क्या होगा? ब्रोंको डायलेटर्स देना है आपको, ताकि जो ब्रोंकियल स्पाज्म हुआ है, स्पाज्म मतलब सिकुड़न हुई है, उसको डायलेट करके फैलाया जाए, देन आफ्टर आप ऑक्सीजन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इनिशियल मैनेजमेंट होता है अस्थमा वालों के लिए ब्रोंको डायलेटर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल इन केयर ऑफ चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। यदि पेशेंट आपके यहाँ जो क्लाइंट है, बच्चा है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस का मैनेजमेंट क्या होगा? इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रिड्यूस डाइटरी फैट इंटेक, इनहेंस सोशल इंटरेक्शन। यदि सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला बच्चा है तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होगी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। क्या होगा? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच इम्यूनाइजेशन इज रिकमेंडेड फॉर ऑल न्यूबॉर्न बिफोर हॉस्पिटल डिस्चार्ज। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के पहले कौन सा इम्यूनाइजेशन बच्चे को किया जाता है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, MMR, वेरिसेला, HPV। तो यहाँ पे देखिए, बिफोर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के, तो यहाँ पर आपको OPV, हेपेटाइटिस बी, विटामिन K का इंजेक्शन, और यहाँ पर क्या दिया जाता है? BCG। तो यहाँ पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के पहले न्यूबॉर्न बेबी को क्या दिया जाएगा? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। MMR 9 मंथ के बाद दी जाएगी। नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड विथ कावासाकी डिसीज रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट। यदि मरीज को कावासाकी डिसीज हुई है तो यहाँ पर उसको क्या दिया जाएगा मैनेज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए? हाई डोज एस्प्रिन एंड IV इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स, या फिर स्टेरॉइड्स एंड एंटीहिस्टामिन, या फिर एंटीवायरल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कावासाकी डिसीज़ को कहा जाता है म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। क्या है? म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा मीडियम साइज ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ पर कावासाकी डिसीज़ का अभी तक तो कोई हमें कह सकते हैं कि एक एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, लेकिन इसमें हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ही काम करेगा। एबनॉर्मल तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स काम करेगा और हमें अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा आपको? हाई डोज एस्प्रिन एंड IV इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या है? हाई डोज एस्प्रिन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट। तो इन्फेंट में कॉमन साइन क्या है डिहाइड्रेशन का? फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, सनकैन फॉन्टेनेल, एक्सेसिव सलाइवेशन, या फिर वेट गेन। डिहाइड्रेशन वाले बच्चे का वजन कभी नहीं बढ़ेगा, ना तो उनको ज़्यादा लार आएगी, ना बार बार यूरिन जाएंगे। उनको क्या होगा? सनकैन फॉन्टेनेल और बल्जिंग टाइप ऑफ फॉन्टेनेल देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन वाले बच्चों में क्या होगा? सनकैन फॉन्टेनेल देखने को मिलेगा, पेलनेस देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लार या वजन बढ़ना है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन इसका साइन नहीं होगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन व्हेन अ चाइल्ड प्रेजेंट विथ सस्पेक्टेड एपिग्लोटाइटिस। तो यदि आपके यहाँ जो भी क्लाइंट आपका बच्चा है, चाइल्ड है, तो यहाँ पर बच्चे को एपिग्लोटाइटिस है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इंस्पेक्ट द थ्रोट विथ अ टंग डिप्रेसर, प्रिपेयर फॉर इमीडिएट इंट्यूबेशन, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, इनकरेज द चाइल्ड टू लाई द फ्लैट। तो यदि यहाँ पर आपका जो क्लाइंट है, क्या है? आपका क्लाइंट है, उसको एपिग्लोटाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है, तो आप क्या करेंगे? एपिग्लोटाइटिस का मतलब यहाँ पे क्या होगा? जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है, जो हमारा बाइंड पाइप है। क्या है? जो हमारे बाइंड पाइप के यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, जैसे हमारा
एक तरीके से हमें कहें कि आपका ट्रैकिया है। क्या ट्रैकिया है? एपिग्लोटिस क्या काम करता है? एक कैप का काम करता है कि एयर और फूड, एयर ट्रैकिया में जाए और ईसोफेगस में फूड ही जाए। तो यदि उस एरिया में आपके इन्फेक्शन हो जाए तो आपको क्या करना है? एंटीबायोटिक्स देनी है ताकि उस इन्फेक्शन को हम क्लियर कर सकें। क्या है? एंटीबायोटिक देनी है ताकि हम उस इन्फेक्शन को क्लियर कर सकें। और यहाँ पर 4 Ds होते हैं। यहाँ पे आपको मैं ऐड करती हूँ, एग्ज़ाम में आपको आते हैं 4 Ds ऑफ एपिग्लोटाइटिस। ये 4 D कौन से होते हैं? डिस्फेजिया, डिस्निया, क्योंकि जब आपके यहाँ गले के यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो भी आपको होगी, यहाँ पे डिस्फोनिया है, डिस्फोनिया का मतलब होगा तो मफल्ड साउंड। क्या है? मफल्ड साउंड। फिर होता है आपको ड्रूलिंग, मतलब लार गिरना। ड्रूलिंग का मतलब होता है लार गिरना। फिर होता है आपका डिस्ट्रेस। ये 4 D आपको याद रखना है एपिग्लोटाइटिस में: डिस्फेजिया, डिस्फोनिया, ड्रूलिंग एंड डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है ट्रबल ब्रीदिंग या फिर डिस्निया भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय मशीन लाइक मर्मर इन चिल्ड्रन? कौन सी कंडीशन है जिसको कहा गया है मशीन लाइक मर्मर इन चिल्ड्रन? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर कोरेक्शन ऑफ द अओर्टा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या होगी? मशीन लाइक मर्मर साउंड है जो हार्ट से आएगा, तो वो PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो यहाँ पर ये जो डिसीज़ है हार्ट से, जो कि एक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है, तो यहाँ पर क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो यहाँ पर जो 2 मेन ब्लड वेसल्स होती हैं इनकी ओपनिंग देखने को मिलती है, तो क्या है? PDA। और इसको मैनेज करने के लिए यदि हम बात करें तो इंडोमेथासिन है जो एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाती है। आइबुप्रोफेन एंड इंडोमेथासिन, ये दोनों ड्रग ऑफ चॉइस है इसको मैनेज करने के लिए, PDA के लिए। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विद सीवियर बर्नेज। यदि बच्चा बहुत ज़्यादा बर्न हुआ है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? पेन कंट्रोल, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, फ्लूइड रिससिटेशन या फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। क्या होगा फर्स्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट यदि बच्चा सीवियरली बर्न है तब? तो यहाँ पे आपको फर्स्ट मैनेजमेंट होगा फ्लूइड रिससिटेशन। बर्न वाले पेशेंट में क्या होता है? फ्लूइड रिससिटेशन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर एज? यदि बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो मेनिंजाइटिस में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग लेयर है मेनिंग्स, उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का रीज़न क्या होगा? हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निसीरिया मेनिंजाइटिस या फिर इकोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। तो मेन कॉज पूछा है, कॉमन कॉज पूछा है। बच्चों में मेनिंजाइटिस का रीज़न वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, बट इन केस यहाँ पर एज पर ऑप्शन हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा है जो कॉमन होता है। कॉमन का मतलब यहाँ पर कॉमनली इसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज, विच असेसमेंट फाइंडिंग अ टिपिकल इन अ चाइल्ड विथ कोरेक्शन ऑफ द अओर्टा? कोरेक्शन ऑफ द अओर्टा का यदि केस है तो कौन सी टिपिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी? साइनोसिस, बाउंडिंग पल्स इन द आर्म्स, हाइपोटेंशन इन द अपर एक्सट्रीमिटीज, डिक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को कि कोरेक्शन ऑफ अओर्टा में क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। ये रही यहाँ पे इमेज आपको। सिम्टम की बात करें हम इसमें तो क्या होगा? अपर एक्सट्रीमिटीज़ का BP बढ़ेगा, यहाँ पर लो नहीं होगा, बढ़ेगा BP। रेडियल पल्स और फुल बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी, वीक होगी। तो यहाँ पर वही है, वीक पल्सेस इन द आर्म, रेडियल पल्सेस, बाउंडिंग होगी कहाँ पर? फीमोरल पॉप्लेटियल पल्स या तो वीक होंगी या एब्सेंट ही होंगी, रेडियल प्रेजेंट रहेगी लेकिन बहुत वीक होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बाउंडिंग पल्सेस इन द आर्म्स। हाइपोटेंशन नहीं, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। लोअर में हाइपो होगा और अपर में हाइपर होगा।
नेक्स्ट वन, लंग्स आर इनक्लोज्ड विद इन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे लंग्स की कवरिंग क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिओस्टियम, पेरिकार्डियम या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या होगी, लंग्स की कवरिंग क्या कही जाती है, प्लूरल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम, हार्ट बीट कहाँ से स्टार्ट होती है, पेपिलरी मसल से, एवी नोड, एसे नोड या पुरकिंजे फाइबर से। तो ये भी एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन। तो हार्ट बीट इनिशिएट होती है कहाँ से, ऐसे नोड से, साइनोएट्रियल नोड से। फिर है यहाँ पर कार्टिलेज एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्सेस। तो कौन से कार्टिलेज होते हैं लॉन्ग बोन्स में, कैल्सीफाइड, फाइब्रस, हाईलाइन या फिर इलास्टिक। तो यहाँ पर लॉन्ग बोन्स में जो कार्टिलेज होते हैं वो होते हैं हाईलाइन कार्टिलेज। कौन से, हाईलाइन कार्टिलेज। अब यहाँ पे बोन्स देखिए अलग अलग टाइप की होती हैं, एग्जाम में आती हैं। यदि फ्लैट बोन की बात करें हम, फ्रंटल बोन हो गई, कौन सी, फ्रंटल हो गई। शॉर्ट की बात करें तो छोटी बोन से जैसे कार्पल, मेटाकार्पल हो गई। इरेगुलर बोन की बात करें तो वर्टिब्रल बोन हो गई हमारी। लॉन्ग बोन में आपकी फीमर हो जाएगी, रेडियल हो जाएगी। और यहाँ पर सेसमॉइड, तो वो क्या होंगी, वो होती हैं पटेला, जिसको हम नी कैप कहते हैं। क्या कहते हैं, नी कैप। नेक्स्ट है यहाँ पर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड एज। तो यहाँ पर हमारे शरीर में जो CO2 है, ऑक्सीजन सबको पता है, CO2 भी है हमारे शरीर में। तो मैक्सिमम अमाउंट किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बाइड, एमाइलेज, फॉस्फेट या फिर बाइकार्बोनेट। तो हमारे शरीर में 70% तक, 70% तक जो ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का, वो होता है बाइकार्बोनेट आयन के तौर पर। किसके तौर पर, बाइकार्बोनेट आयन के तौर पर। देखिए 7% स्मॉल अमाउंट में, मतलब कम अमाउंट में 7% तो किस में रहेगी, प्लाज्मा में रहेगी, ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व रहेगी। फिर कार्बामी हीमोग्लोबिन, इसमें 20 से 25% तक CO2 होगी। क्लियर। अब बाकी बचा 70%, तो 70% बाइकार्बोनेट आयन के तौर पे यहाँ पे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट इसका होता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हमने किसका पढ़ा है, फूड एब्जॉर्प्शन की फंक्शनल यूनिट पूछी है। फंक्शनल यूनिट ऑफ, एक होता है आपकी फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी की पूछें, या नेफ्रॉन पूछें, या न्यूरॉन पूछें। ब्रेन में पूछें तो आपके क्या हो जाएंगे, न्यूरॉन। किडनी में पूछें तो नेफ्रॉन। अब फूड एब्जॉर्प्शन में पूछा तब क्या होगा, विलाई, रेड ब्लड सेल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, एग्रीगेटेड लिम्फॉइड नोड्यूल। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन है विलाई, जो कि छोटी छोटी टाइनी है, इंटेस्टाइन में रहती हैं। मोस्ट ऑफ द फूड का एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करती है, विलाई। नेक्स्ट वन, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्टमक सीक्रेट। तो स्टमक की जो एपिथेलियल सेल्स हैं क्या सीक्रेट करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। ये तीनों तो हार्मोन हो गए, ये सीक्रेट नहीं करता है। स्टमक की एपिथेलियल सेल्स HCl को सीक्रेट करेंगे। किसको, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 4 टाइप की सेल्स होती हैं स्टमक में। सरफेस म्यूकस सेल, सरफेस म्यूकस सेल जो कि एक प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर होती हैं, जो कि गैस्ट्रिक एसिड बनता है उसको डायरेक्ट स्टमक के इफेक्ट में नहीं आने देती हैं, ताकि अदरवाइज हमारी बॉडी का एसिड तो बाहर के एसिड से भी खतरनाक होता है। दूसरी होती है पैराइटल सेल। क्या है, पैराइटल सेल, जो कि क्या सीक्रेट करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती हैं। फिर आती हैं चीफ सेल्स। चीफ सेल रिलीज करती हैं पेप्सिन, जो कि HCl को एक्टिवेट करने का काम करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। फिर होती है न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, जो कि गैस्ट्रिन, हिस्टामिन जैसे हार्मोन को रिलीज करती हैं। इसको गैस्ट्रिन और हिस्टामिन जैसे हार्मोन को रिलीज करती हैं न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू पॉलिशिंग ऑफ राइस। यदि राइस की पॉलिशिंग करवा दी जाए तो कौन सा विटामिन लॉस्ट हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, थायामिन, कैल्सीफेरॉल या फिर कोबालमिन। तो यहाँ पर कैल्सीफेरॉल तो विटामिन D हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड C हो गया, यहाँ पर जो लॉस होगा वो क्या होगा, थायामिन। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द स्किन यूजुअली बाय रबिंग नोन एज। तो यदि हमारे स्किन पर कोई भी मेडिकेशन आपने लगाई, कोई भी ड्रग लगाई, उसको रब किया तो क्या इंसर्शन, इंसफ्लेशन, इंस्टलेशन या फिर इनक्शन।
इंसर्शन का मतलब होता है कि आपने कोई भी मेडिकेशन इंजेक्ट की, आईवी हो गया, आईएम हो गया, तो इंसर्ट करना हो गया, या फिर सबक्यूटेनियस हो गया। इंसफलेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी गैस इंसर्ट करके इन्फ्लेट करने का काम किया, मतलब फुलाने का काम किया। लाइक CO2 यूज़ की जाती है लेप्रोस्कोपी के लिए, क्लियर, लेप्रोस्कोपी के लिए। तो इंसफलेशन का मतलब क्या है? फुलाना। इंस्टलेशन का मतलब होता है एक तरीके से हम कहें जैसे ईयर एंड आई में ड्रॉप्स इंस्टॉल करना। इनक्शन का मतलब होता है रबिंग ऑन द स्किन। क्या है? रबिंग ऑन द स्किन। तो यहाँ पर क्या होगा? रबिंग ऑन द स्किन मतलब इनक्शन। क्लियर? आई होप सो कि आपको छोटे छोटे टर्म है जो क्लियर होते जा रहे हैं। इंसफलेशन कहें तो इन्फ्लेट करना, दैट मीन्स कोई भी गैस अंदर इंसर्ट करके ऑर्गन विजुअलाइज करने के लिए किया जाए तो वह इंसफलेशन। इंस्टलेशन कान में, नाक में, आँख में कहीं पर भी ड्रॉप डालना हो जाएगा। नेक्स्ट वन, टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। तो यदि पेनिसिलिन का टेस्ट डोज किया जाना है तो कौन से रूट से किया जाएगा? तो एक चीज़ याद रखें, कोई भी एंटीबायोटिक है यदि मरीज को पहली बार दी जाती है तो हमेशा उसकी टेस्टिंग की जाती है कि इसके कोई एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट डेवलप ना हो। क्लियर? तो यहाँ पर कौन सा रूट अपनाया जाएगा टेस्ट डोज के लिए? तो टेस्ट डोज के लिए ऑप्शन में है सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल। तो हमेशा याद रखें कि कोई भी मेडिकेशन का टेस्ट डोज चेक किया जाता है इंट्राडर्मली। कैसे? इंट्राडर्मली यहाँ पे चेक किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज आफ्टर हाउ मैनी पोस्ट वैसेक्टोमी consecutive sperm count test should be performed to ensure less than 10,000 per ml or no motile sperm to declare vasectomy successful। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे कहा गया है पोस्ट वैसेक्टोमी मतलब आफ्टर द वैसेक्टोमी के बाद। वैसेक्टोमी मेल में की जाती है, परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड का एक तरीका है। तो वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट करके टाइप किया जाता है। तो यहाँ पर 10,000 ml से भी ज़्यादा, 10,000 ml से भी लेस देन 10,000 ml से कम, मतलब लेस देन 10,000 ml से कम और नो मोटाइल स्पर्म होते हैं तब वैसेक्टोमी को सक्सेसफुल माना जाएगा। तो कितने बार है जो यहाँ पे काउंटिंग की जाएगी? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो वैसेक्टोमी क्या हुई है, सक्सेसफुल हुई है या नहीं, उसके 2-3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तो होता है कि 2 बार है जो स्पर्म काउंट यदि 10,000 ml से भी कम निकल के आता है वो। दूसरा, कोई मोटाइल स्पर्म ना हो। तीसरा, 7 महीने तक वैसेक्टोमी का जो इलेप्सिंग पीरियड होता है वो होता है 7 मंथ तक, जो मिनिमम पीरियड इलेप्सिंग पीरियड है वो हो। तो यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव, हाउ मैनी पोस्ट वैसेक्टोमी कॉन्जिक्यूटिव स्पर्म काउंट, तो यहाँ पर 2 बार होंगे। कितना? 2 बार होंगे, तब कंसीडर किया जाएगा कि वैसेक्टोमी सक्सेसफुल हुई है। एक चीज़ और, वैसेक्टोमी हो या ट्यूबेक्टोमी हो, यदि करवाई जाती है उसके 90 दिनों तक आपको साइड में कोई और अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपना के रखना है। वो इसीलिए कि फेलियर रेट हो जाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। वो कहा जाता है कि हमारा तो भाई प्रेगनेंसी ऑपरेशन फेल हो गया, बच्चा कंसीव हो गया तो भगवान की देन है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट वन, BCG वैक्सीन इज ऑलवेज गिवन इन द लेफ्ट आर्म्स अपर एस्पेक्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो BCG सबको पता है लेफ्ट अपर आर्म में है जो दी जाती है, इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। तो यहाँ पर इस वैक्सीन के दिए जाने का लेफ्ट अपर आर्म ही रीजन क्यों है? ऑप्शन में टू अवॉइड एडमिनिस्ट्रिंग मल्टीपल वैक्सीन ऑन द सेम आर्म, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सीवियर साइड इफेक्ट, to maintain uniformity so that it could be easily identified whether the baby is immunized or not, या फिर because the left arm has a better immune response। तो ऐसा नहीं है, हमारे दोनों हाथों में प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा, तो ये तो रीज़न नहीं है इसका। फिर मिनिमाइज द रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट, तो ऐसे में तो आप किसी भी हाथ में दे सकते हैं। टू अवॉइड एडमिनिस्ट्रिंग मल्टीपल वैक्सीन ऑन द सेम आर्म, तो ऐसा ये भी एक एक्चुअल रीज़न नहीं है। एक्चुअल रीज़न ये होता है कि
यूनिफॉर्मिटी के लिए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए कि लेफ्ट आर्म बच्चे का इजीली विजुअलाइज होगा और पता चलेगा कि बच्चा वैक्सीनेटेड है या नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज which age population is screened for non-communicable disease under the national program for non-communicable disease। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, एक होती है कम्युनिकेबल, दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जिसमें आपका क्या हो जाता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, स्ट्रोक, ये सब चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए जो प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, कितनी उम्र के बाद से है जो यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है? 25 ईयर एंड अबव, 30 ईयर एंड अबव, 35 ईयर एंड अबव,